ऐसे लिख दें, लेक्चर नंबर 11। ना थंबनेल लगाओ ना कुछ, सोचो कितना दिमाग है या कम है। थंबनेल लगाना नहीं आता तो कह सकते दिमाग कम है। लेक्चर 11 लिखना। इसमें नोट चल रहे थे, सारे नोट ही थे ना। कितने नंबर तक हुआ था? स्टार बना करके ना, फिर स्टार बना करके ही लिख दो। लिखना, इफ जीसीडी ऑफ ए बी, if GCD of AB is equal to 1, then GCD of MA comma MB also is equal to also नहीं, is equal to M। अगर दो नंबर को प्राइम है और उन्हें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया दोनों ही नंबर में, तो जीसीडी वही नंबर खुद बन जाएगा। ठीक, रीजन सुनो। ऑब्वियस सी बात है, ए और बी ऑलरेडी कोप्राइम थे ही थे। तो जब ए और बी कोप्राइम थे ऑलरेडी, तो आपने किया क्या? आपने ए को m टाइम्स कर दिया, बी को भी m टाइम्स कर दिया। तो m दोनों को डिवाइड करेगा, m दोनों को डिवाइड करेगा। और इसके अलावा अच्छा तुम ये सोच रहे हो, ठीक है चलो मॉड m लगा देंगे, जाओ। हम m को पॉजिटिव मान करके चल रहे थे, मॉड m लगा दो, ठीक है। ठीक, देन जीसीडी ऑफ एम ए कॉमा एम बी इज इक्वल टू मॉड एम। अगर आप एक ही नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो वही खुद क्या बन जाएगा? जीसीडी बन जाएगा, कोई और जीसीडी नहीं बनेगा। इसके बाद एग्जांपल लिख लेना चाहे तो। एग्जांपल एग्जांपल जैसे जीसीडी ऑफ 5 कॉमा 7 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ 30 कॉमा 42 इज इक्वल टू 7। हाँ या ना? कि 6 या 7? 6 होगा। यहाँ 6 पंचे 30, 6 सते 42, तो ये कितना? 6। अब इससे बड़ी कोई संख्या इनको काट नहीं सकती साथ साथ। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहीं बगल में लिख देना, बस 2 एग्जाम्पल काफी है। जीसीडी ऑफ 11 कॉमा 13 इज इक्वल टू 1। 11 और 13 का जीसीडी कितना है? 1। अब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ 13 से कर दें, नहीं 13 बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 से कर दो। 11 तिहाई 33 और 13 तिया 39 इज इक्वल टू कितना? 3। ये रहा। अगला लिखना है, फिर स्टार बना करके। अगला है, इफ यदि a comma m comma n are non-zero integers, are non-zero integers। अगर a m और n नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, then gcd of a comma m into n is equal to 1 if and only if, केवल और केवल तब, if and only if gcd of am is equal to 1 and gcd of a comma n also is equal to 1। अगर 3 नॉन जीरो नंबर उठाए गए a m और n, तो लास्ट के 2 नंबर m और n का प्रोडक्ट करने पर जो भी तैयार होगा वो a के साथ कोप्राइम केवल और केवल तब हो सकता है जब a m के भी साथ कोप्राइम हो और a n के भी साथ कोप्राइम हो। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल पे देखना। एग्जाम्पल, अब एक ऐसा नंबर चुनेंगे ना जो बाकी के चुने गए 2 नंबर के साथ कोप्राइम रहेगा, और देखना प्रोडक्ट भी उनका कोप्राइम ही निकल करके आएगा। इफ एंड ओनली इफ है, तो इधर वाली बात सही तो वो सही, और वो सही तो ये सही। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर a इज इक्वल टू 3 लिया, ठीक, b इज इक्वल टू हम 7 ले लेते हैं, और m, और यहां पर n इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। क्लियर हुआ? ऑलरेडी मैंने सारे कोप्राइम चुने हुए हैं, तो दो गौर करना, 5 सते 35 और 3 और 35 का भी जीसीडी कितना होता है? 1 ही आएगा, अलग होने वाला नहीं है। ठीक, तो हियर जीसीडी ऑफ 3 कॉमा 35 इज इक्वल टू कितना? 1। एस
as GCD of 3, 7 is equal to 1 और GCD of 3, 5 is equal to 1। अब तुम अपनी मर्जी से कोई ऐसे नंबर चुन लो जो तुम्हारा मन के है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक तरफ मैंने 5 चुन लिया, अब 5 के साथ जीसीडी होने वाला कोई बड़ा नंबर चुनते हैं। 5 के साथ जो जीसीडी हो, 5 के साथ जीसीडी कौन हो, ओह 5 के साथ जीसीडी होने वाला कह रहे हैं, 5 के साथ कोप्राइम होने वाला कौन होगा? नहीं, ऐसे अलग अलग ना चुनो, अब इकट्ठे चुन लो। अब इकट्ठे चुन लो, कोई बड़ा नंबर चुन लो, बाद में फैक्टर करके देख लेंगे कि उसके टुकड़े ऐसे हो रहे हैं कि नहीं ना। तो एक तरफ 5 चुन लेते हैं, एक तरफ 191, ठीक है चुन लेते हैं। यहां देखना जीसीडी ऑफ 5, 91 इज इक्वल टू कितना? 1। अब 91 को तोड़ो दो हिस्से में, 13 और 7, तो दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ 5, 13 into 7 is equal to 1 implies that GCD of 5, 13 is equal to 1 and GCD of 5, 7 is equal to 1। ये आ तो रहा है अर्पित, चल रहा है ना? लिया जैसा पूरा कवर कर ले, इनके प्रूफ में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? प्रूफ में न जाना कहीं ना। ये एग्जाम्पल में पहला हो गया, ये आपका हो गया दूसरा। एक और ले लेते हैं लास्ट, जीसीडी ऑफ, अगला ले लेते हैं 3 और 50, उसका जीसीडी 1 आएगा। जीसीडी ऑफ 3, 50 इज इक्वल टू 1। 50 टूटेगा 2 में, 5 गुणे 10, तो 3 और 5 का भी जीसीडी 1 और 3 और 10 का भी जीसीडी 1। तो implies that GCD of 3, 5 is equal to 1 और GCD of 3, 10 also is equal to 1। हो गया काम। लिख लो तो मिटा के आगे चला जाए। अब आज तुम लोगों का बचा ना, आज तुम लोगों का बचा, इसके बाद प्रैक्टिकल खत्म। केमिस्ट्री हो चुका कि नहीं हुआ? हो गया? नहीं अच्छा बायो का भी बचा हुआ है ना। तो अभी फिर रिजल्ट लटकाएंगे ना। अगर बायो वाला भी हो गया होता तो 1 अगस्त तक रिजल्ट आने के चांस थे, 1 अगस्त तक आ जाते। सोच रहे हो ऑटोनॉमस बॉडी देख करके? नहीं, अगर मूड में हो ना, ये ना रहे कि मतलब जैसे एक जो फील होता है ना कि मेरा 1 साल बर्बाद गया, अब वो फील खराब है। अगर वो फील हो रहा हो तो हाँ तुम डिसीजन बदल सकते हो। तुम में से कोई भी अगर वो फील हो रहा हो तो डिसीजन बदल सकते हो ना। इसको 1 मिनट टैप करो, बताएं। अगले पे आते हैं ना, लिखना नेक्स्ट, इफ यदि जीसीडी ऑफ एबी, if GCD of AB is equal to 1 then मेरे ख्याल से ये हो गया था। अगर A में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे AC, तो GCD ऑफ AC, B इज इक्वल टू C आएगा। ये हो चुका है ना, तो इसको मत लिखना, ये हो गया, ये हो गया है। अगले पर आते हैं सर। अब एक न्यूमेरिकल उठाओ, लिखना प्रॉब्लम है if GCD of A plus B, प्रॉब्लम है if GCD of A plus B, A minus B, A plus B, A minus B is equal to
क्वेश्चन मार्क, ठीक। इफ गलत होगा, इफ नहीं, जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस कितना होगा इफ, यदि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1। अगर ए और बी आपस में कोप्राइम है, अगर ए और बी आपस में कोप्राइम है, तो आप बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी का जीसीडी कितना होगा। ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन 2 और 3, तीसरा ऑप्शन थर्ड में दे रहा है 1 और 3, और चौथा ऑप्शन दे रहा है 4 और 6। ए और बी के ऊपर शर्त है कि ए और बी आपस में कोप्राइम है। अगर ए और बी आपस में कोप्राइम है तो आप बताइए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जीसीडी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितना हो सकता है। क्या ए प्लस बी ए माइनस बी का जीसीडी 1 या फिर 2 हो सकता है, या 2 या फिर 3 हो सकता है, 1 या फिर 3 हो सकता है, या 4 या 6 हो सकता है। चलें शुरुआत करें। हम लोग मान लेते हैं, माना जीसीडी ऑफ दिस इज इक्वल टू डी। मान लो कितना है, ठीक, उसको हम डी मान लेते हैं। लिखना, लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन, लेट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा सोचो, अगर इन दोनों नंबर का जीसीडी डी है तो पक्की बात है डी इज द डिवाइजर ऑफ ए प्लस बी एंड डी इज द डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी। सही या गलत? लिखा जा सकता है। और अगर ये लिखा जा सकता है तो दिस इंप्लाइज दैट, गौर करना, दो बार लिखेंगे, एक बार इन दोनों को साथ ला करके पहली चीज लिख रहे हैं, डी इज द डिवाइजर ऑफ ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी, हाँ या ना, एंड डी इज द डिवाइजर ऑफ, दूसरी बात यहां लिख दे रहे हैं, डी इज द डिवाइजर ऑफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। सही है या गलत है? सही है भाई। 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12, 4 इज द डिवाइजर ऑफ 8, तो ऑब्वियस सी बात है 4 इज द डिवाइजर ऑफ 12 प्लस 8, 12 माइनस 8। क्यों? अगर आप इन दोनों को घटाओगे 12 और 8 को, तो 4 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? यानी इन दोनों के डिफरेंस में 4 शामिल होगा, सम में भी 4 शामिल होगा, तो डिवाइड तो करेगा करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट डी इज द डिवाइजर ऑफ 2a एंड डी इज द डिवाइजर ऑफ कितना? 2b। डी इज द डिवाइजर ऑफ 2a, डी इज द डिवाइजर ऑफ 2b। ठीक, अब उस रिमार्क का इस्तेमाल करो जो रिमार्क तुमने पढ़ा था। तुमने कहा था, एक रिमार्क पढ़ा हुआ है, यूजिंग जीसीडी ऑफ AB is equal to 1 implies that GCD of CA comma CB is equal to mod of C। याद आया कि नहीं? याद आया? इसका इस्तेमाल करो। D is the divisor of 2A, D is the divisor of 2B। इसका मतलब GCD of 2A comma 2B is equal to 2। इनका GCD कितना होगा? 2। एज क्यों? क्योंकि GCD of AB इज इक्वल टू कितना? 1। तो मैंने एक नंबर 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी तय हो गया है D इज द डिवाइजर ऑफ GCD ऑफ 2A कॉमा 2B। सहमत हो? अगर D 2A को डिवाइड करता है, 2B को डिवाइड करता है, तो इनके GCD को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट D इज द डिवाइजर ऑफ 2, और 2 को काटने वाले इस दुनिया में केवल 2 नंबर हैं पॉजिटिव में, 1 और 2। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू 1 और 2। हो गया? आया? लिखने का स्टेप पता है ना कैसे लिखोगे? यहां तक आने के बाद ये वाला काम करना है, या उसको सिंस करके दिखा देना। तो कौन सा सही करें? पहला, ठीक, बाकी की सब गलत कर दो।
ये चल रहा है ना? इस बार दीवार नहीं लिया कहीं से कटपिट मचा के। हो जाए तो बताना। हो गया फिर मिटाए। ये बताओ, 2 और 3 आपस में कोप्राइम है कि नहीं है? है? 3 और 4 है? अच्छा, रेंडमली उठाते हैं। 21 और 22 कोप्राइम है। अच्छा, 105 और 106, 105 106 आपस में कोप्राइम है? यानी रिजल्ट क्या बन रहा है? एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। n और n+1 हमेशा आपस में कैसे होंगे? कोप्राइम होंगे। क्लियर हुआ? लिखना रिजल्ट डबल स्टार करके लिख देना। बोले लिखना, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत एक के बाद एक आने वाले, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव, CONSE, आगे लिखना CONSECUTIVE, कॉन्जिक्यूटिव, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक, जानते हो? अगर इसका प्रूफ करना हो देखो कैसे है। जैसे स्टेटमेंट है, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव, एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज, ऑलवेज को प्राइम। मान लो कोई कहना मेरे को प्रूफ करके दिखाओ, तो आप 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेना। प्रूफ देखना इसका ऐसे रफली आइडिया पे, टेक n and n+1 टू consecutive, 2 consecutive integers and GCD of n comma n+1 is equal to d। और इन दोनों का GCD किसको मान लो? d को मान लो। तो सोचो अगर इनका GCD d है तो इसका मतलब अपने को क्या मिला? d इज द डिवाइजर ऑफ n एंड d इज द डिवाइजर ऑफ n प्लस, लिख सकते हैं। तो पक्की बात है इन दोनों को कंबाइंड करो तो अपने को क्या मिलेगा? d इज द डिवाइजर ऑफ n+1 माइनस n मिला, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इंप्लाइज दैट d इज द डिवाइजर ऑफ 1। तो तय बात है, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 1। d1 होने का मतलब आपको क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ n कॉमा n+1 इज इक्वल टू कितना? 1। को प्राइम हो गए कि नहीं? लिख लो 2 लाइन। इतना ये लोग त्रस्त कर दिए, यहां से एमएससी मस्सी करने का मन नहीं होता, सच्ची में त्रस्त बहुत किए हैं। मेरे को कभी कभी लगता है ना, हमको मैथ से लौट करके वापस जा करके फिजिक्स से एमएससी करनी चाहिए, मैथ छोड़ ही देना चाहिए, मैथ में कोई भला तो हो नहीं रहा है। अच्छा सही में जितना मैथ पढ़े हुए हैं इतना फिजिक्स पढ़े होते ज्यादा भला होता, लेकिन मैथ में नहीं होता। मतलब मैथ के टीचर होकर हम ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, हाँ ये बात सही है, क्योंकि हमको त्रस्त हो चुके हैं हम इससे पूरी तरह से।
लेकिन फिर लगता है अच्छा ही वो मैथ ले लिए, जूझना तो आया कम से कम। मैथ वाले को जूझना तो आ ही जाता है, ये पढ़ो वो पढ़ो जूझते रहो। मिटाया जाए इसको। लिखना, फिर रिजल्ट के तौर पर रीमार्क लगा दो। रीमार्क, इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ सी। अच्छा रुको 2 मिनट, चेक कर लो क्या मैंने ये रिमार्क कराया कि नहीं। इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ सी, comma b is the divisor of c and gcd of a comma b is equal to 1, then product ab is the divisor of c। करवाया नहीं करवाया है, चेक कर लो, मेरे ख्याल से शायद नहीं करवाया है। अगर ए सी का डिवाइजर है, बी भी सी का डिवाइजर है और ए और बी आपस में कोप्राइम है, तो ए बी का प्रोडक्ट भी सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। शायद नहीं करवाया है, नहीं करवाया ना, तो लिख लो और एग्जाम्पल दे देना, बस प्रूफ नहीं देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल, 3 इज द डिवाइजर ऑफ 15, ठीक, पहला एग्जाम्पल। इसके बाद 5 इज द डिवाइजर ऑफ 15, तय बात है, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू 5 आल्सो द डिवाइजर ऑफ 15, 5 3 15। सहमत हो? कोई दूसरा उठा लेते हैं, सेकंड। 5 is the divisor of 100, 5 is the divisor of 100 और 100 को काटने वाला 2 होगा। 2 is the divisor of 100, सहमत हो? तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 5 इंटू 2 आल्सो द डिवाइजर ऑफ 100। 5 दूनी 10, वो भी 100 को काटेगा ही काटेगा। कोई एक और अपने मन से सोचना चाहो सोच के लिख दो, वरना ईटीसी मार दो, इटसेट्रा। करें ईटीसी, ईटीसी लिखना चाहिए कि तयकात एग्जाम्पल और अपने आप से बढ़ा सकते हो। अच्छा अगला रिजल्ट देखना, अगला रिजल्ट है इफ, अगर ऐसा हो a इज द डिवाइजर ऑफ b, कॉमा c इज द डिवाइजर ऑफ d एंड gcd ऑफ b कॉमा d इज इक्वल टू 1। अगर a b को डिवाइड करे, c d को डिवाइड करे और साथ ही साथ b और d, मतलब जिसमें डिवाइड लगाया जा रहा है a से और c से, वो आपस में कोप्राइम हो जाएं, तो जिनसे डिवाइड लगा रहे हो वो भी आपस में कोप्राइम हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट GCD of A comma C also 1। एग्जाम्पल, प्रूफ नहीं दे रहे चलेगा, एग्जाम्पल खुद से बोलो जो मर्जी वो। ये याद रखना नीचे की ये दोनों नंबर ना कोप्राइम होने चाहिए। मुझको पता है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कोप्राइम होते हैं। 7 इज द डिवाइजर ऑफ 21 और 11 इज द डिवाइजर ऑफ 22, ठीक। तो तय बात है 21 और 22 को प्राइम है, तो 7 और 11 भी को प्राइम हुए, ठीक है। एंड जीसीडी ऑफ 21 comma 22 is equal to 1, this implies that GCD of 7 comma 11 also is equal to 1। तुम अगर ये 6 को 18 से डिवाइड लगाए होते ना तो भी ऊपर निपटा दिए होते, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 6 और 7 दोनों कॉन्सिक्यूटिव ना लो तब भी हो जाएगा, दोनों कॉन्सिक्यूटिव ना लो तब भी हो जाएगा, और दोनों कॉन्सिक्यूटिव नहीं लेते हैं तो दूसरे एग्जाम्पल पे ऐसा ही लेते हैं। चलो एक तरफ यही वाला ले लेते हैं, 7 इज द डिवाइजर ऑफ 21, एक तरफ ये ले लिया। अब 22 मत लेना, कोई दूर का लो, 24 ले लिया, 8 त्रिक 24, 8 इज द 7 8, ये कॉन्सिक्यूटिव बैठ जाएगा ना, हम कॉन्सिक्यूटिव चाहते ही नहीं है। तो 81 81 ले लेते हैं, 9 इज द डिवाइजर ऑफ 81,
21 और 81 को प्राइम है कि नहीं? नहीं है। तो इनको को प्राइम होने की शर्त है ना। ये 3 सतह 21 और ये भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा लो कि नीचे वाले को प्राइम रहे। 9 से कटने वाला 21 के साथ को प्राइम। 9 से कटने, पहले ये सोचो 9 से कटने वाला 21 के साथ को प्राइम हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों के फैक्टर में 3 शामिल हो जाएगा। ठीक, तो 9 से मत कैंसिल आउट करो, कुछ और करो। 12 से करें? हाँ, 13 169। 21 और 169 को प्राइम है पक्की बात? ठीक है, तो यहां पर एंड जीसीडी ऑफ 21 169 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ 7 और 13 ये भी कितना हो गया? 1। नोट कर लो एटसेट्रा करके। छोटे छोटे रिजल्ट है बस, इसीलिए वैसे लिखा भी रहे हैं छोटे छोटे में, क्योंकि मेन वही है ना, इसको खत्म करके आए ग्रुप थ्योरी में। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो और पढ़ाएंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो उसके बाद हम वो इक्वेशन वाले हिस्से में नहीं जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो तक ही मुझको जाना है, उसके बाद आ जाएंगे पूरी तरह से ग्रुप थ्योरी। फॉर्मेट थ्योरम हम है तो नंबर थ्योरी में ही, लेकिन हम फॉर्मेट थ्योरम तुमको आगे चल करके पढ़ाएंगे, ग्रुप थ्योरी के हिस्से में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट भी वहीं पर सीख लेंगे। सब हटाया जाए। चलो सुनो, अगर ऐसा हो, अगला रिजल्ट है, इफ यदि जीसीडी ऑफ, ना 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 ना, इफ नहीं, इफ नहीं, इफ नहीं, इफ नहीं करना है। जीसीडी ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा, अगर आप दो नंबर उठाओ ए और बी, और दोनों नंबर से फिर अगले एक और नंबर प्रोड्यूस करो जिसमें आप पहले में दूसरे को जोड़ देते हो। जैसे मान लो मैंने उठाया एक नंबर 12 और मैंने उठाया एक नंबर 18, तो 12 और 18 का जो जीसीडी होगा वही जीसीडी 18 में 12 जोड़ दो, 8 2 10 की जो हासिल लगी 1 1 1 2 1 3, 30 और 18 का होगा। यानी जीसीडी ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 30 एंड 18, ये बराबर आएंगे। ठीक, नोट करो अगला रिजल्ट। 12 18 का जीसीडी कितना? 6, और 30 और 18 का 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, उससे बड़ी संख्या दोनों को काटने वाली नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल में यही दोनों पीट देना। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, जीसीडी ऑफ 12, 18 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 12 प्लस 18, 18, दैट इज, या दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 30, 18। हो गया, मिटा दें। लिखना, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम इज इक्वल टू 1, इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम इज इक्वल टू 1, आप कोई दो नंबर चुनो ए और एम, उनका जीसीडी कितना हो? 1 हो, तो ऐसे केस में, ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ, ये रहा, m माइनस ए कॉमा एम आल्सो इज इक्वल टू 1, m माइनस ए कॉमा एम आल्सो इज इक्वल टू 1। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा? पिछले वाले रिजल्ट के आधार पे तुरंत बोल सकते हो। पिछला वाला क्या था? पिछला वाला था जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा बी इज इक्वल टू कितना? नहीं,
इन दोनों का जीसीडी आपस में बराबर होता है, ये था, भूल ही गए हम खुद ही। जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा बी, पिछला ये था। अगर पिछला ये था, अगर आपने इसका जीसीडी 1 कर दिया तो उसका भी कितना होगा 1, हाँ या ना। एडिशन कुछ और थोड़ी होता है, एडिशन को क्या आप सब्ट्रैक्शन के तौर पर भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, -1 लगा दो, काम चल जाएगा अपना। तो हमने कुछ नहीं किया है, केवल इन दोनों को कुछ इस तरीके से लिख दिया है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम इज इक्वल टू 1। तो अब इसी के आधार पर बात करेंगे, दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ, चाहे आप ए में एम को जोड़ो और चाहे आप ए में से एम को घटाओ, उल्टा बोलो, चाहे आप एम में ए को जोड़ो और चाहे आप एम में से ए को घटाओ, जीसीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जीसीडी ऑफ हम घटा दिए एम माइनस ए और कॉमा अगला वाला खुद कौन रह गया, कोई तकलीफ हो तो बताएं तकलीफ का। सुनो, तुमने एक और रिजल्ट पढ़ा है, अगर दिमाग चलाओ ना, इसके सबके प्रूफ फटाफट ऐसे ही निकलते हैं। तुमने एक रिजल्ट पढ़ा है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉड ए कॉमा, पढ़ा है कि नहीं? इसके बेसिस पे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ 4 कॉमा 5 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ -4 कॉमा -5। सहमत हो? या हम ये कह दें कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ -a कॉमा बी। सही या गलत? भाई बाद में तो मॉड लग करके मामला खत्म, हम तो ए और बी को पॉजिटिव ही देखेंगे। तो सोचो अब इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा एम इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ -a कॉमा एम, और इनकी अदला बदली करने से तो जीसीडी बदलेगा नहीं, यानी दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एम कॉमा -a लिख सकते हैं। अब आप एक काम करो, अब आप ऊपर वाला रिजल्ट लगा दो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, कोई फर्क नहीं, यानी दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ m -a, या आप उल्टा करो, आप इसको इसमें जोड़ो ला करके, इसको इसमें जोड़ो, तो -a पे m को जोड़ा कितना बना m -a, और इसको छोड़ दो ऑफ m, बराबर आया कि नहीं? तो अगर आप इसका जीसीडी 1 भर दोगे तो इसका भी कितना भरना पड़ेगा, सहमत हो? और इसके 1 का मतलब है इसको क्या कह देना, जीसीडी 1 कह देना। क्लियर हुआ? तो सारे रिजल्ट का हॉच पॉच इस्तेमाल करके आप इसको प्रूव कर सकते हो फटाफट। चले आगे। चलो अगले पर आना। इफ a and b are any two odd primes, if a and b are any two odd primes, then a square minus b square is composite, अगर आप a और b ऑड प्राइम लेते हो तो ऐसे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपका आएगा वो एक कंपोजिट नंबर आएगा, ना कि वो एक प्राइम आएगा। ये बताओ a और b ऑड प्राइम, कोई दो ऑड प्राइम चुनो, एग्जांपल से वेरीफाई कराते हैं। एग्जांपल के तौर पर दो कैसा प्राइम है, इवन या ऑड? इवन, दो को छोड़ दो, तो एक तरफ 3 लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5, तो अपना a स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव 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 खेलते हैं, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और पक्की बात है 16 कैसा नंबर आएगा, कंपोजिट आएगा। क्लियर हुआ? ठीक। दूसरा एग्जांपल, दूसरा, अब जो मर्जी वो बोलो, a बराबर क्या ले 7, b बराबर 13, तो हम a बराबर 13 ले लेते हैं, b बराबर 7, नेचुरल की दुनिया में कंपोजिट बांटे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में 169, और यहां से 7 7
49, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120। वो भी कैसा नंबर, कंपोजिट, लिख लो। जानते हो ये सब क्यों हुआ? कंपोजिट की डिफिनेशन बताओ। हाँ, मिनिमम 3 फैक्टर तो उसके होंगे होंगे, ठीक। अच्छा, आप गौर करो, जैसे तुमसे कोई कहे ना यार ये एग्जांपल ना करो, बस ऐसे बताओ रफली, तो तुमको एक हिंट दे रहे हैं कैसे होगा। जैसे आप करो एक ऐसा है ऑड प्राइम है, तो दुनिया के जितने भी प्राइम होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ दो, वो सारे के सारे 2k+1 टाइप में नजर आएंगे। सही या गलत भाई? अच्छा छोड़ो, तुम नहीं समझ पाए तो तुम ऐसे समझो, अगर कोई प्राइम है, प्राइम एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2, ठीक, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा नंबर होगा? ऑड इंटीजर। सही या गलत? अगर प्राइम है 2 को छोड़ करके, तो क्या वो एक ऑड इंटीजर होगा कि नहीं होगा? और अगर ऑड इंटीजर होगा तो दिस इंप्लाइज दैट दिस प्राइम बी ऑफ द फॉर्म बी ऑफ द फॉर्म 2m+1 इस टाइप का होगा कि नहीं? तो अब हम कैसे करते हैं, ये हमारी बेस थ्योरी है, ये जो थी ये बेस थ्योरी थी, इसी के आधार पर हम बात आगे बढ़ाते हैं। टेक, हम लेते हैं a इज इक्वल टू 2k+1, ये ले लिया, और b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2k-1। सही है गलत? लिखा जा सकता है, ऑड है तो 2k+1 2k-1 टाइप का होगा, ले लिया मैंने। तो अब सोचो यहां से आप एक चीज निकाल लो, आप a+b पहले निकाल लो, जैसे a² - b² मत निकालना, a+b निकालो, तो a+b इज इक्वल टू कितना आएगा, जोड़ो दोनों को, कितना, 2 इंटू k प्लस k डैश प्लस कितना 1। पक्की बात, पक्की बात। अच्छा, फिर a माइनस बी निकाल लो, 2 इंटू k माइनस k डैश, और बस इतना ही आएगा। अब गौर करो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a+b और इंटू कितना a माइनस। क्लियर हुआ? क्या ये 1 हो सकता है? क्या ये 1 हो सकता है? ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्या ये 1 हो सकता है? ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। हाँ या ना? ना तो a+b 1 होगा, ना तो a-b 1 होगा। रीजन है उसका 1 ना होने का, रीजन आपने 2 को छोड़ दिया। 2 के अलावा जो प्राइम होते हैं, याद करो जब हम तुमको ट्विन प्राइम पढ़ा रहे थे, तो ट्विन प्राइम पढ़ाने के दौरान मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी। पहला मैंने 2 लिखा, ट्विन प्राइम लिखने से पहले 2 लिखे, फिर 3 लिखे, और वहां इंटरेस्टिंग फैक्ट में लिखा है 2 और 3 ही ऐसे प्राइम है जिनके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। इसके अलावा किसी भी 2 प्राइम के बीच में अंतर 1 का नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ए और बी के बीच का अंतर 1 तो नहीं हो सकता है। तय हुआ? तो a+b करोगे तो क्या ये 1 आने वाला है? तो क्या इनका डिफरेंस 1 आने वाला है? जिसका डिफरेंस 1 नहीं आया उसका सम भी 1 नहीं आने वाला है। तो ना तो ये 1 है, ना तो ये 1 है, तो इसका मतलब ना तो a+b 1 है, ना तो a-b 1 है। और कंपोजिट की डिफिनेशन में लिखा जाता है कंपोजिट के मिनिमम 3 फैक्टर आते हैं, एक 1, एक वो नंबर खुद, और एक कोई और। क्या इन दोनों में से कोई 1 है? क्या कोई 1 है? नहीं। तो इसका मतलब एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और एक फैक्टर 1, कम से कम 3 हो गए कि नहीं हो गए? कम से कम 3 हो गए, तो ये नंबर a² - b² क्या चढ़ा, कम। क्लियर हुआ? नाइदर दिस वन, दिस डज नॉट इक्वल टू 1, this does not equal to 1, so b get 2 factor, a+b, a-b, and next factor will be 1। उसको आप यहाँ पर into 1 भी चिपका सकते हो। 3 फैक्टर हो गए, इसका मतलब आप हमको यही इतना इसका प्रूफ होता है। आई बात है समझ में? चलें आगे। याद रखना क्या लिखोगे, याद रहेगा? प्रूफ जो भी छोड़ रहे हैं ना, बहुत मुश्किल प्रूफ नहीं, बड़े आसान आसान प्रूफ हैं, बड़े आसान है। बस छोड़ इसलिए ना, उनको लिखने में, कॉपी भरने में कोई फर्क नहीं है। देखो अगर यही कोर्स वर्क पढ़ा, अभी जैसे
पांचवें सेमेस्टर में है नंबर थ्योरी, ऑप्शनल पेपर है नंबर थ्योरी, उनको हम सब का डिस्क्रिप्टिव प्रूफ लिखाएंगे। अभी हम एक प्लेलिस्ट ये बना रहे हैं, ये तो तुम लोगों की बना रहे हैं अलजेब्रा के नाम पे, बीच में डाल दिए सम टॉपिक इन नंबर थ्योरी, उनका बनाएंगे ना तो पूरी प्लेलिस्ट ही बनाएंगे नंबर थ्योरी के ही नाम पे काटेंगे। तो जब पूरा नंबर थ्योरी काटेंगे तो ये सारी चीजें हम उनको बड़ी डीपली पढ़ाएंगे, और इससे कहीं ज्यादा पढ़ाएंगे उनको नंबर थ्योरी, क्योंकि उनको नंबर थ्योरी खूब अच्छे से सिखा देंगे यहीं पर ही, उनको और आगे सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सीखना चाहेंगे सीखेंगे, काम सब थोड़ी सिखा सकते हैं, ये कहने की बात है। वैसे तुम लोगों की तरह वो लोग नंबर थ्योरी पढ़ने के लिए तैयार हैं, ऑप्शनल पेपर टेंसर टीजी छोड़ देंगे। एक्चुअली नंबर थ्योरी छोटा पेपर है, जितना हिस्सा रखे हुए हैं छोटा रखे हुए हैं ऑप्शनल में, और गेम थ्योरी रख दिए हैं एमएससी वाला, तो वो भी छोटा ही है, तो ये दोनों मिला करके जल्दी खत्म होगा। और टेंसर डीजी बहुत बड़ा है ना, उतना बड़ा खत्म हो सकता है सेमेस्टर वाइज में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ना ये लोग समझ सकते हैं, तो ये सारे लोग नंबर थ्योरी पे और उस पर ऑप्शनल पेपर लेने के तैयार हैं, कह रहे हैं हमको फर्क नहीं पड़ता है कि नाई वाले क्या चलवाएंगे। अच्छी बात है, कम से कम पिछली बार वो विद्रोह किए थे, इस बार तुम करो, कोई तो करे, चलता रहेगा। लिखना इसके बाद, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, अगला रिजल्ट है, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, शो दैट दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर, जहां पर ए कामा बी आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर, और हम चाहेंगे ये तुम हमको दिखाओ। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है तो आप साबित करो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ही होगा, जिसमें ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हैं। इसको रोक दो और इसको कोशिश करो तुम लोग लगाने की, यूं ही फैक्टर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और साफ सुथरी बात पे चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि ये प्राइम है, ये प्राइम है, तो किसी प्राइम के दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद, ए नेचुरल बी नेचुरल, दो नेचुरल का सम कभी भी वन नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ए माइनस बी कितना होगा, वन, और ये बच जाएगा ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लिख लो प्रूफ। अब हम कुछ फॉर्म लिखा रहे हैं, दुनिया के सारे इंटीजर इसी फॉर्म में होते हैं। प्राइम प्राइम की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्राइम होते हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है वो टुकड़े जो बाकी नंबर्स को बनाने का काम करेंगे। अगर आप किसी भी नंबर का, एक होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है कि दुनिया में जितने नंबर मौजूद हैं उन सभी के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, सभी के लिए, और ये यूनिक होता है। बस आप इसमें ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, जैसे आप एक नंबर चुनो 15, तो आप 15 का प्राइम फैक्टर कर सकते हो 3 × 5। अब इसके अलावा 15 का कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तुम कोशिश करके देख लो, कुछ नहीं होगा। आप 3 × 5 की बजाय 5 × 3 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही है। ठीक, तो ऑर्डरिंग मायने नहीं रख रही है, ऑर्डरिंग आपको ख्याल नहीं। दुनिया का कोई नंबर उठाओ, 120 प्राइम फैक्टर होगा, 120 का, ब्रेक करो 120 को, 2 से कट करें, 2×12 0, 60, फिर 2 से ब्रेक करो 30, फिर 2 से ब्रेक करो 15, और फिर 3 से, 3 बचे 15, और फिर 5 से। अब गौर करो प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? अरे बिल्कुल, देखो ना, 120 कैन बी रिटन एज 5 × 3 × 2 प्राइम फैक्टर में है, हाँ या ना? ऐसे दुनिया के किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो। और कुछ पॉसिबल है? 5 × 3 × 2 क्या ये सचमुच में प्राइम फैक्टराइजेशन है? तुम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स नहीं पढ़े हो, इसलिए हम तुमको कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे तुम सोचोगे हाँ सही तो बोल रहे हैं। कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, पॉसिबल है? 120 को अच्छा टोटल 3 प्राइम में तोड़ो, क्या 3 प्राइम में एग्जैक्टली 3 प्राइम में तोड़ सकते हो? एग्जैक्टली 3 प्राइम। 120 को तोड़ना है,
एग्जैक्टली 3 में नहीं टूटेगा, यही टूटेंगे। अब ये स्टेटमेंट ऐसे याद रखना, आगे हम तुमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें देखना उसमें क्या सही स्टेटमेंट आता है। ठीक, तब तक के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसके आगे और नहीं बोलेंगे। हाँ, इतना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अगले पर आते हैं। हाँ, रिमार्क लगाना, बड़े रिमार्क हैं इसमें। रिमार्क, रिमार्क में सबसे पहला रिमार्क लिखना, एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म। दुनिया में जितने भी इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो नीचे लिखे गए फॉर्म में से ही किसी एक में आते हैं। पहला 3q और अथवा 3q प्लस माइनस 1। या तो दुनिया के सारे इंटीजर 3q प्लस माइनस 1 टाइप के होंगे, या बी वो 4q 4q प्लस माइनस 1 और अथवा 4q प्लस माइनस 2 के फॉर्म में होंगे। सी 5q या 5q प्लस माइनस 1 और अथवा 5q प्लस माइनस 2 के फॉर्म में होंगे। अब तुम उठा करके किसी भी इंटीजर को देखो, आप इनमें से किसी फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी एक इंटीजर उठाओ जो तुम्हारा मन करे रैंडमली, जैसे 12 उठाए, मान लो 12, तो 3 चौक 12 लिख दिया 3 इंटू क्यू के फॉर्म में। अच्छा, क्या 12 इसके किसी फॉर्म में जाएगा, इसमें किसी फॉर्म में जाएगा? नहीं, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा। अच्छा, इसमें आओ, 4 तिहाई 12, बाकी 2 से बाहर हो गया। इसमें क्या 12 इसमें आएगा किसी फॉर्म में? 5 दूनी 10 और प्लस 2, 10 2 12। चढ़ा कि नहीं? आप कोई और सोचो, कितना? -2। चलो -2 ले लिया। सबसे पहले q बराबर 0 पुट कर दो, तो -2 एडॉप्ट कर लो, +2 छोड़ दो, यहां से हो गया। q बराबर 0 पुट करो, -2 एडॉप्ट कर लो, ये हो गया। अब -2 रखना है तो -2 रखना है तो यहां से गौर करना, इसी वाले में जाएगा। 3 इंटू 1 -1 कर दो इसको, तो -3 और यहां से +1 को ले लो, तो -3 + 1 -2 आ जाएगा। और कोई सोच लो और भी ना। दुनिया के सारे इंटीजर इसी में बढ़ जाते हैं, इसी फॉर्म में होंगे। एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म आइदर 3q प्लस माइनस 1, 4q प्लस माइनस 1, 4q प्लस माइनस 2, 5q प्लस माइनस 1, 5q प्लस माइनस 2। इतने में ही बढ़ जाना है उनको, जो मर्जी वो उठा करके चेक करो। तुमको एक बता रहे हैं और उसको तुम हमको बताओ। 26 बारी बारी सब में उनका फॉर्म बताओ। पहले में बोलो, पहले में इधर आएंगे या उधर जाएंगे? उधर वाले में कितना? q बराबर कितना पुट करें? 9, 9 त्रिक 27 और 27 में से एक कम 26, तो ये हो गया 3 इंटू 9 माइनस 1। इनमें आओ, कितना? 4q वाले में 4q प्लस 2 बोलो, 4 इंटू 6, ठीक, और प्लस कितना 2, इसमें आ गया। लास्ट वाले में किसमें? बीच वाले में बोलो, 5 इंटू 5 और प्लस, कोई भी उठाओगे इसी में से तैयार हो जाएगा वो। क्लियर हुआ कि नहीं? और सब में चला जाएगा, ऐसा नहीं किसी एक में जाएगा, सब में चला जाएगा। चले आगे। हाँ, इसीलिए तो लिखा गया एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, और नहीं लगाया है कि या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म दिस, दिस एंड दिस। और पे खेल ही नहीं रहा, सब पे जा रहा है। तुम कोई भी उठा करके चेक करो, उसमें जाएगा जाएगा। 29 लो, किसी में चेक तुम करो, हमको थोड़ी करना है। 3 दाम 30 और एक कम, हाँ या ना? इसमें वहां चला गया 4q प्लस 1। इसमें आओ, 5 36 और एक कम 29। चले आगे। चलो, यही सब तो नंबर थ्योरी में सीखने को मिलता है कि आप इंटीजर का बिहेव जान ले तो भैया किस कैटेगरी में उनका बंटवारा कहां कहां पर हो रहा है।
ठीक है, अगला लिखना रिमार्क नंबर 2। ये पहला था, पहले में 3 करवाया, अब रिमार्क नंबर 2 पर आना। सेकंड में लिखो एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एवरी ऑड इंटीजर, every odd integer is of the form, every odd integer is of the form, पहला 2q plus 1, दूसरा 2q minus 1, 4q plus minus 1 और प्लस माइनस 4q plus 1, ये रहा। एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। अब जो मर्जी एक ऑड इंटीजर चुन लो, जो मर्जी वो, ऑड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, तो चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कोई चुन लो एक, बोलो। -35, ठीक है, पट को -35 किसी ना किसी पर चला जाएगा। 4q plus 1 सबसे पहले कितने पे जाएगा, 4 से 28 नहीं, 4 9 36, लेकिन इधर का +1 है, ऊपर वाला लो 4q minus 1, 4 9 36 और एक कम 35, लेकिन वो ऊपर वाला पॉजिटिव का ले रहा है, रुको 4 into -9 -36 और ऊपर वाले से +1 -35, ठीक। और कोई लो, कोई और लो, कितना -19, अब नजदीक वाले में खोज लो कोई, 2 दहम 20, 2 दहम 20 और एक कम 19 पॉजिटिव वाले में जा रहा है, तो इसको एक काम करो ना, -10 नहीं, 2 9 18 -9 और -1, 2 9 18 और -1 -9, क्लियर हुआ। तो ऑड इंटीजर इनमें टूट जाते हैं, इनमें से किसी भी एक पे टूट जाएंगे। चलो ये हो गया। तीसरा लिखना रिमार्क नंबर 3, अगर आप किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करोगे, किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करोगे, जैसे अब थोड़े ऑड इंटीजर सोचते हैं, 3 का मैंने किया तो 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, एक्चुअल में ये आया है 8 into 1 + 1, हाँ या ना, दो तो ऑड इंटीजर है ही नहीं है, दो नहीं है। इसके बाद फिर आओ 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 25, तो 8 3 24 और 1 25, हाँ या ना। अच्छा 7 पर आना, 7 स्क्वायर 49, तो ये हो गया 8 से फिर इसको तोड़ो तो 8 45, 8 6 48 प्लस कितना 1 हो गया। अगला लो, इसके बाद फिर ऑड इंटीजर लेना, ऑड 8 ने 9, 9 की पावर 2 9 9 81, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 8 into 10 प्लस कितना 1। इसके बाद अगला कोई लो, 9 क्या 10 नहीं 11, 11 ग्राम में 121, ब्रेक करो 8 से, 11 × 88, 12 × 96, 13 × 15 × 15 को 8 बार लेकर के जाओ, 8 पंचे 40 और 8 1 8 4 12, हाँ ठीक है 15 और प्लस कितना 1। मतलब तुमको एक बात समझ आ रही है, जितने भी ऑड नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है सब 8q + 1 में टूट रहा है, हाँ ये बात सही है। एवरी ऑड नंबर स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1, यही अगला रिमार्क है, लिखो लिखना। कौथा नंबर है रिमार्क का, तीसरा, थर्ड लिखना, लिखो द स्क्वायर ऑफ an odd integer, of an odd integer is of the form 8q + 1। अब भैया एग्जाम्पल के तौर पर सामने मौजूद है, ठीक है, इनमें से 2 3 लिख लो बस, और नहीं, 2 3 लिख के काम खत्म कर दो।
अच्छा, अब आप एक काम करना, ये सब लिख लो, तो रैंडमली 2-3 लिखना बस, और ना लिखना। बोले 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उठाओ, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो तुम्हारा मन के वहां से, कहां से शुरुआत में, 3 से। चलो 3, 4, 5, ठीक। अच्छा, अगले उठाओ कोई 3, कोई 3, कोई रोक टोक नहीं है। कितना? 11, 12, 13, यही हुआ। अगले कोई 3 उठाओ, 24, 25, 26। अगले 3 उठाओ, लगातार उठाना, 31, 32, 33। अब सुनो, 3 1 के 3, 3 चौक 12, फिर 8 त्रिक 24, और फिर 11 तिहाई 33। अगर आप किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सेट उठा रहे हो तो उसमें से पक्का है एक नंबर 3 से डिवाइड होगा। ट्रू फैक्ट है, क्योंकि आप +1 +1 +1 करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो या तो आप 3 के मल्टीपल से शुरू किए होगे, और या तो आप 3 के मल्टीपल से शुरू नहीं किए होगे। लेकिन चूंकि आप 3 कॉन्जिक्यूटिव उठा रहे हो, तो +1 +1 +1 जोड़ते हुए 3 के मल्टीपल पे गया होगा कि नहीं गया होगा। तो अगला रिमार्क यही है, एनी वन ऑफ नंबर, एनी वन, सॉरी एनी वन गलत होगा, इन एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इन एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, वन मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। एक पक्की बात है, 3 से डिवाइड होगा ही होगा। रिमार्क नंबर 4 लिखना। हाँ, होगा ही होगा। 2 और 3 के लिए आप बोल सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं बोल सकते हो ना। 4 का आप नहीं बोल सकते हो, 4 से डिवाइड बोल सकते हो, 3 कॉन्जिक्यूटिव उठाए हैं, 4 के लिए नहीं बोल सकते हो। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाओगे तो एक उसमें से 2 से डिवाइड होगा। कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव उठाओगे तो उसमें से एक 3 से डिवाइड होगा। अब 4 कॉन्जिक्यूटिव उठाने पर बोलो, बोल सकते हो। कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लिया मैंने, देखना, 3, 4, 5, 6, 4 से कटा। इसके बाद फिर 6, 7, 8, 9, ये कटा। फिर इसके बाद रैंडमली को, अब कि आप 7 से उठाओ या आप 9 से उठाओ, तो 9, 10, 11, 12, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपको उस नंबर पर जाना है तो आपको एक सेम उतना ही स्टेप उठाना पड़ेगा जितने से आप डिवाइड करना चाहते हो। क्लियर हुआ? एनी 3 एनी वन ऑफ, एनी वन हम बार बार क्या गलत बोल रहे हैं ना। इन एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, वन मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। इन एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, वन मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। 5 के सेंस में होगा, 6 के सेंस में, 7 के सेंस में होगा, तय बात है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 3 की, इसीलिए लिखा 3 का जाता है, इंपॉर्टेंस 3 की आती है। लिखना, कौन सा नंबर होगा? चौथा। लिखो, लैंग्वेज लिखो, वन ऑफ एवरी 3, वन ऑफ एवरी 3 consecutive integers, one of every 3 consecutive integers, one of every 3 consecutive integers is divisible by 3, is divisible by 3। 3 की डिविजिबिलिटी बड़ी काम आएगी। हो गया, वो 3 से डिवाइड होगा। अच्छा, रिमार्क नंबर अब 5 कर देना, 5वें में लिखो। अभी सुनना, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उठा रहा, 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। मैंने उठाया 3, 4, 5 उठाए, बोलो कितना हुआ? 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3। सही या गलत? सही है। फिर 3 उठाओ, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6 पंचे 30, और 7 त्रिक 21, 210 आया। 210, और 210 क्या 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा? 210 6 से कटेगा, कटेगा। 6 त्रिक 18, 2 20, 1 21, 3 और 6 पंचे 30। तो इसका मतलब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल 3 इज द डिवाइजर ऑफ 210। अब आप दूर का कोई उठा लो, 3 रैंडमली, 10, 11, 12, ये उठा लिया, तो 110
110 और 12 से कर दो तो 12 0 0, 12 1 के 12 की 2, ठीक, 12 1 के 12, ये भी कटेगा, तय बात है, हाँ या ना। तो अब रिजल्ट ये बना कि आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे, किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करोगे तो वो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड होगा ही होगा। लिखो इसी बात को, बोले लिखना, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री consecutive integers, the product of any 3 consecutive integers is divisible by factorial 3, is divisible by factorial 3। बस इसी पर रोक दो क्योंकि मुझको ख्याल आ गया प्रैक्टिकल है आज 10 बजे ना, पहुंचो प्रैक्टिकल, इसी पर रोक दो। ये दोहराते रहना क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट हैं आगे सीधे इस्तेमाल कर लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। प्रूफ इसका दे नहीं रहे, प्रूफ दे रहे होते तो दिमाग में बैठता, प्रूफ दे नहीं रहे हैं।